हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। तो जैसा कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी और बोला था, पूछा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दें, कि टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। तो भाई पढ़ना तो सब है जितना सिलेबस में दिया है, पर हाँ, आपके आईएससी 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो टॉपिक ऐसे हैं, हर यूनिट से जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कि इनको आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर दें, इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। तो मैं तुम्हें वो टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड सारी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कौन कौन सी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो बेसिकली तुम्हारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, इस चीज़ को तुम देखना, एंड तक समझना, सारी यूनिट्स। हो सके तो कहीं पे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, एग्जाम टाइम में स्क्रीनशॉट नहीं दिखते हैं, ठीक है, खो जाते हैं सारी पूरी गैलरी में। तो इससे अच्छा कहीं पे नोट कर लेना, तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, जब भी तुम कोई एक यूनिट पढ़ोगे तो वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे रहेंगे, ठीक। और मैं ये एक बार फिर से बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी सब छोड़ देना है। बाकी सब भी पढ़ना है, पर जब इनको पढ़ो, जब ये पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स आए तुम्हारे पढ़ने के टाइम, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी स्कोरिंग है, तो इनको मिस ना करना, ठीक है। तो देखो, सबसे बात शुरू करते हैं, सबसे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ जो ये लिखा है, इसके भी अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिक तो तुम्हें आना ही चाहिए। कूलम्स लॉ अगर तुम्हें पहली सीढ़ी नहीं पता होगी तो तुम दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब प्रेफरेबली इलेक्ट्रिक डायपोल का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ी और हो गया काम, नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जो डेरिवेशन है, 2 पॉइंट्स के लिए होती थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का यहाँ पे सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड उसकी डेरिवेशन भी हैं जो दोनों, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेरिवेशन है छोटी सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने को आता था ना, E = 1/4πε0 Q/r²। तो वो जो छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए 2 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकती है वाली, ठीक है। इसकी भी छोटी सी जो डेरिवेशन है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी, कि डाई इलेक्ट्रिक में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ये जितने भी चीज़ें, ठीक। एक मीडियम में, वही एक मीडियम में चार्जेस रखे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, जब आपके एयर में रखे हो या वैक्यूम में रखे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। फिर उनके बीच का रिलेशन, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हो गया, डेरिवेशन हो गई दोनों की, ठीक। फिर आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ की भी डेरिवेशन, ये बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाते हैं। जैसे गॉस लॉ ही ले लो, ठीक। गॉस लॉ से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्लोज सरफेस दे देंगे, उसमें कुछ चार्जेस दे देंगे, तुम्हें नेट चार्ज निकालना पड़ेगा और फिर उससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गॉस लॉ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक। फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एप्लीकेशंस हैं। पहले 2 होते थे पिछली बार के सिलेबस तक, इस बार वापस 3 एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन कौन से, कि ड्यू टू लाइन चार्ज या प्लेन शीट ऑफ चार्ज या स्पेरिकल शेल, तीनों की डेरिवेशन है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। तो ये डेरिवेशन तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है कैपेसिटेंस एंड इस कॉम्बिनेशन, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 3 मार्क में। न्यूमेरिकल 90% ऑफ टाइम आया ही आया है, ठीक है। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, सेक्शन सी में प्रेफरेबली आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन होता था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है, पर अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस करी है तो, ठीक।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह निकालना तुम्हें आना चाहिए, ठीक। बाकी इससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत डेरिवेशन है कैपेसिटेंस की, तुम्हारे जनरल फॉर्मूला उससे रिलेटेड जो जितने भी फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिक डेफिनेशन है कि 4 पॉइंट हैं कि क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो पढ़ लेना। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। क्योंकि इससे न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं। डेरिवेशन तुम्हारी इलेक्ट्रिक डायपोल की पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की पूछ सकते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछ सकते हैं। तो बहुत ही मिक्स्ड आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेरिवेशन आ जाएंगी या सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, दोनों से बहुत ही मिक्स्ड आता है। डेरिवेशन भी पूछी जाती है बहुत सारी, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस इक्वली करनी है, ऐसा नहीं कि एक कम किया एक ज़्यादा किया। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। फिर आती है बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या क्या चीज़ें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक करंट डेंसिटी क्या होती है। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, ठीक। तो 9th-10th में आपने बेसिक पढ़ा है कि भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे वो बेसिक नहीं पढ़ना है, उसके आगे की चीज़ें समझनी है। क्या करंट डेंसिटी क्या होता है, ये आपको 12th में पढ़ाया गया। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसका रिलेशन, करंट डेंसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, या तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पूछ लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पूछ लेंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे वो, तो वो एक छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक। कहने को छोटी सी डेरिवेशन है 5-6 लाइन की, पर उसमें भी काफ़ी लॉजिक लग जाता है उस पूरी डेरिवेशन में, और वो डेरिवेशन अक्सर पूछी गई है, ठीक। तो वो डेरिवेशन ज़रूर पढ़ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन आता था, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन के आता था ना, I = NE/AV/d, ठीक। कुछ ये फॉर्मूला बन के आता था, तो ये चीज़ें देख लेना, ठीक। आगे देखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ तो आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में भी, पर यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती थी कि ओम्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में बताओ। ये 1 मार्कर्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते थे कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ठीक। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक। तो ओम्स लॉ समझ लेना वेक्टर फॉर्म में, उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, उससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते, उन नए फॉर्मूले जो हैं, जो आपका करंट डेंसिटी, हाँ करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के फॉर्म में थे जो फॉर्मूले हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर हाँ 1 मार्कर में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि भाई वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, या कौन सा जो ऑप्शन है वेक्टर फॉर्म में है, ठीक। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का, सेकेंड यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से आपका ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन बनता था, व्हीटस्टोन ब्रिज या किरचॉफ लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, न्यूमेरिकल तो इन दोनों का कंफर्म पढ़ लो, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का, न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड तो कर ही लो, बिल्कुल ना छोड़ो, न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक। फिर आती है बात डेरिवेशन की। व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ की डेरिवेशन कोई ऐसी खास डेरिवेशन नहीं है, ठीक। किरचॉफ लॉ में तो इतनी कोई खास नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक, उसको देख लेना, पर इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी कोई खास नहीं पूछी जाती। मेनली इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड ज़रूर पढ़ लेना, और न्यूमेरिकल तभी पढ़ पाओगे, तभी समझ पाओगे जब इनकी डेरिवेशन तुमने समझी होगी, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से चाहे आपका डायग्राम हो गया,
पोटेंशियोमीटर का डायग्राम काफ़ी बार पूछा जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, डायग्राम आता है और न्यूमेरिकल आता है, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, पर हाँ एक बेसिक न्यूमेरिकल आता है जो कि आपका लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियल के बीच का जो रेशियो होता था, उसके बीच का गैप, ठीक, तो उससे रिलेटेड जो एक फॉर्मूला होता था, ठीक, K1/K2 = L1/L2, तो वहाँ से निकलता था। तो वो एक रिलेशन की वजह से कुछ न्यूमेरिकल बनते थे, बेसिक न्यूमेरिकल हैं, पर हाँ देखने में लगते हैं बहुत भारी न्यूमेरिकल हैं, पर हो जाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मैंने अपने टाइम पे ये टॉपिक छोड़ दिया था और इसी वजह से कम हो गए थे नंबर। ठीक है, सिर्फ इस एक ही टॉपिक की वजह से नंबर कम हुए थे जितने भी हुए थे। ठीक, क्योंकि यही मैं नहीं पढ़ के गया था, तीनों टर्म, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड्स हो, मैंने नहीं पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट था और पूछा भी गया था। ठीक, फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब ये फिर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आया, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का बहुत पूछे जाते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक, 1 मार्कर 2 मार्कर में। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसकी एक डेरिवेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की एक डेरिवेशन है पूरी। ठीक, कि सीरीज में हो, पैरेलल में हो या मिक्स्ड ग्रुपिंग में हो तो क्या होगा। ठीक है, और कौन सा केस सूटेबल है। ठीक, एक होता था ना कौन सा केस सूटेबल है, दोनों में, सीरीज में भी पैरेलल में भी कौन सा केस सूटेबल है, तो वो डेरिवेशन, और वो कौन सा केस सूटेबल है वो भी चीज़। तो ये डेरिवेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा कोई खास नहीं पूछे जाते। ठीक, बेसिक कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। बाकी जो भी बेसिक न्यूमेरिकल हैं तुम्हारे करंट डेंसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, बेसिक ओम्स लॉ के, बाकी इन सब के न्यूमेरिकल्स तो मैंने बताए, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़रूरी हैं, पढ़ लेना। ठीक, बाकी जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं कि रेजिस्टेंस और करंट और ये सब निकालने वाले, तो वो सब चीज़ें। ठीक, अब कहीं ना कहीं इसमें देखो एक टॉपिक होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टॉपिक होता था, जो कि आप 9-10 में पढ़ते थे, वो इसमें भी था। ठीक, पर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था वो सब नहीं पढ़ना है, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी क्वेश्चन में इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, तो मान लो किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकालोगे। ठीक है, समझो इस बात को, कॉमन सेंस की बात है कि भाई क्वेश्चन में अगर मेरे को ज़रूरत पड़ रही है कोई इंटरमीडिएट आंसर की, और वो इंटरमीडिएट आंसर तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो उसको तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये नहीं कि सिलेबस में नहीं दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक, तो फिर बाकी आंसर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ना है इसको, बट हाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं। फिर देखो अगली यूनिट कौन सी है। हाँ जी, तो ये देखा तुम लोगों ने लाइव टिकटॉक। ठीक है, लाइव टिकटॉक देख लिया तुम लोगों ने कि अभी कपड़े दूसरे थे, अभी कपड़े दूसरे हो गए, तुरंत ट्रांजिशन किया। अब ये मत कहना मैं टिकटॉकर हूँ, टिकटॉकर नहीं हूँ भाई। ठीक है, एडिटिंग। ठीक, चलो, उस टाइम पे वो कैमरा थोड़ा सा बीटी दे गया था, इस वजह से फिर से बना रहा हूँ। चलो, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, थर्ड यूनिट से हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में पहला टॉपिक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर स्लैश वोल्ट मीटर। ये जो टॉपिक है कि एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, सॉरी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, इससे रिलेटेड डायग्राम, न्यूमेरिकल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, डायग्राम, न्यूमेरिकल और एक्सप्रेशन, लाइक जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है या कुछ भी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूले हैं वो जरूर पढ़ लेना। फिर आता है बायो-सेवर्ट लॉ, जो कि बहुत बेसिक है। अगर आपको करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो बेसिक बायो-सेवर्ट लॉ पता होना चाहिए, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। ठीक, एम्पियर सर्किटल लॉ पता होना चाहिए, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम में। ठीक, और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक, अब मैंने बहुत बार ऐसे मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन बन जाता है। बन जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जनरल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि बन जाता है मतलब सॉल्व हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो
अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा जब कोई टीचर को बोलता है ना कि ये क्वेश्चन बन जाता है, तो मतलब होता है कि लाइक सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे मेरा मतलब है कि बन जाने का मतलब है कि वो एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड डेरिवेशन बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, एक इससे रिलेटेड डेरिवेशन और एक आती है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसकी भी एक डेरिवेशन आती है जो फॉर्मूला होता है। एक ये फॉर्मूला आपको डिराइव करने को आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये होगा सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, एक आएगा म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, ये होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। ये दोनों फॉर्मूला प्रूव करने को आते हैं, ये वाला ज़्यादा आता है, ये वाला थोड़ा कम आता है। ठीक, मतलब दोनों डेरिवेशंस आती हैं प्रूव करने को। ठीक, फिर आता है लॉरेंट्ज फोर्स, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी मालूम होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं 1-2 मार्कर में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाइक 1-2 मार्कर पूछ लिया, डायरेक्शन पूछ लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मोशन का ये है, फोर्स का क्या होगा भाई, वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना तुम लोग। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाले आ जाते हैं। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में गया तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा या कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा या हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर वाले। फिर आता है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, सिंपल सी डेरिवेशन है 4-5 लाइन की। ठीक है, तो परमेबिलिटी और परमिटिविटी में रिलेशन बताता है। ठीक है, यानी म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन है, जरूर पढ़ना। इससे रिलेटेड 1 मार्कर 2 मार्कर वाले न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं और कभी कभी इनका वो एक्सप्रेशन भी पूछ ले जाता है कि क्या रिलेशन है इनके बीच में। ठीक, फिर फोर्स कैरिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी पढ़ लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन तो थोड़ी कम कह सकता हूँ मैं, ठीक, पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन डेरिवेशन भी जरूर कर लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मैं देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा जितना है वो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। ठीक, ये तो पढ़ना है, इसके अलावा जो है वो भी पढ़ना है, पर ये है कि ये इनका सिग्निफिकेंस है अच्छा खासा, तो इनको जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ के चले जाओ और कुछ आएगा ही नहीं, यही आ जाएगा, ये नहीं, पेपर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर पूछा गया, तो न्यूमेरिकल इनके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अक्सर ये वाले फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, F=IBL sin थीटा। ठीक है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है, डायग्राम रिलेटेड भी बन जाता है, डेरिवेशन भी बन जाती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। लाइक एक डायग्राम दे देंगे आपको, ठीक है, ऐसे कुछ कंडक्टर रखा होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पीछे बना देंगे, ठीक है, उसकी लेंथ दे देंगे, ठीक, करंट का डायरेक्शन बता देंगे और उसके बाद 3 सब क्वेश्चंस दे देंगे। कभी किसी एक क्वेश्चन में मान लो तुमसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा, एक क्वेश्चन में तुमसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा, ठीक, एक क्वेश्चन में तुमसे कुछ और पूछ रहा, तो लाइक कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक, 3 मार्कर में बन गया। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये यूनिट गलत लिखी नाम, ये हो जाएगा EMI एंड AC। EMI वो भरने वाली EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या क्या चीजें, RMS वैल्यू ऑफ I एंड V। ठीक, RMS वैल्यू ऑफ I एंड V ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसके रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, फिर आता है पावर फैक्टर, फैराडेज लॉ, मोशनल EMF, ये तीनों, इन सब की डेफिनेशन क्या होती है, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरी है। ठीक, कि पावर फैक्टर क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, मोशनल EMF क्या होता है, मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BVL sin थीटा। ठीक है, B होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, थीटा होता है एंगल, ठीक, V होता है कि किस वेलोसिटी से चल रहा है आपका कंडक्टर, मोशन किस वेलोसिटी से कर रहा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मोशनल EMF जरूर पढ़ लेना, इसकी डेरिवेशन पढ़ लेना, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूचुअल इंडक्शन भी, क्योंकि ये
दोनों चैप्टर में काम आएगा आपका। ये LCR LR सर्किट्स में भी काम आएगा, और ऊपर ये इमोशनल EMF ये सब जो पढ़ रहे हो इसमें भी काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी काम आएगा, और ये जो आगे पढ़ने वाले ऑल्टरनेटिंग करंट में भी ये दो टॉपिक बहुत काम आते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा काम आता है, पर इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से, इस यूनिट से, इस पूरी यूनिट से न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना। ठीक, न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाएंगे इस पूरी यूनिट से। डेरिवेशन तो बहुत गिनती की हैं, डेरिवेशन एक तुम्हारी इमोशनल EMF की डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ वाली कुछ डेरिवेशन है, लाइक LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला डिराइव करना, है ना, LCR या LR सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला डिराइव करना, वो हो सकता है कभी कोई पूछ लिया जाए, या इमोशनल EMF पूछ लिया जाए। ठीक, तो डेरिवेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, मतलब हैं पढ़ने वाली हैं पर ज़्यादा नहीं है। मेन तुम्हारे ये न्यूमेरिकल्स इसमें काम आएंगे। ठीक, तो यही सब चीज़ें। ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक, ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आया ही आया है, 2 मार्क में, 1 मार्क में, कभी कभी 3 मार्क में। ठीक है, 3 मार्क में थोड़ा सा आ जाता है रेयरली, पर 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है ट्रांसफार्मर्स का क्वेश्चन। ठीक, या तो ट्रांसफार्मर में पूछ लेंगे क्या, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल होती है, और बाकी सब चीज़ें थोड़ी बहुत डिटेल पूछ लेंगे, लाइक पूछ लेंगे एनर्जी लॉस का रीज़न पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ट्रांसफार्मर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं, पर हाँ एक बेसिक पढ़ लेना कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसमें एनर्जी लॉसेस किस किस टाइप से हैं और उनको कैसे रिमूव करना है। ठीक है, फिर आता है ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस, इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ जरूर पढ़ लेना। सिमिलर हैं पर पढ़ लेना, ग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ग्राफ दे देंगे पर पूछ लेंगे किसका ग्राफ है ये बताओ, फिर उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और दे देंगे, तो ये जरूर पढ़ लेना। आगे देखो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, इसमें तुम्हें ज़्यादा दिन, इसको हार्डली 2 दिन दो और हो जाएगा ये पूरी यूनिट। 2 दिन भी मैंने बहुत बताया, 1 दिन में ही हो सकती है। ठीक, पर मैं कह रहा हूँ 2 दिन भी दोगे ना तो भी बहुत है, और इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं, 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बस। ठीक, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 मार्क का पूछ लिया जाएगा या तो 3 मार्क का पूछ लिया जाएगा। ठीक, या 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। क्या क्या टॉपिक्स हैं लेकिन इसमें, जितनी भी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव, जितनी भी हैं, ठीक है, सबकी सोर्सेस, प्रॉपर्टी, यूजेस और रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये एक पूरा चार्ट बना है, तुम्हारी बुक में दिया है। पूरी बुक में, तुम्हारी पूरी बुक में जो चैप्टर है इसमें पूरा चार्ट बना है। चार्ट वो वाली चार्ट नहीं, ठीक है, चार्ट CHART, तो वो चार्ट पूरी बुक में दिया है, वो चार्ट पढ़ लो, उस चार्ट को चार्ट लो। ठीक है, समझ लो, उस चार्ट को चार्ट लो और ऐसा चार्ट लो कि सब तुम्हें ध्यान में आ जाए कि गामा रेज का रेंज कितनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। ठीक, एक ही चीज याद रखनी है, या तो वेवलेंथ की रेंज याद रखो या तो फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखो। ठीक, या तो फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखो या तो वेवलेंथ की रेंज याद रखो, दोनों में से किसी एक की याद रखो, क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो तुमने वेवलेंथ की याद रख ली और तुम्हें याद हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की घटेगी। ठीक, तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेंगे, डोंट नीड टू लर्न एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट रेंज। ठीक है, रेंज याद रखना बस, कि जैसे विजिबल लाइट की कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच। ठीक, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की उसके बाद है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट की उससे कम है। ठीक, तो ये समझने की जरूरत है कि अल्ट्रावायलेट की रेंज किधर से किधर है, ठीक, इंफ्रारेड की किधर से किधर है। ठीक, तो वो चीज़ें याद रखनी, रेंज याद रखनी, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुमसे पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे इंफ्रारेड से ऊपर कौन सी आती हैं। ठीक, मतलब ये जो रेंज दी है, मतलब डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे इंफ्रारेड का, बोल देंगे ये रेंज से ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर वाली कौन सी है। अब तुम्हें वो रेंज वाली पहले पता करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर वाली पता करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें, प्रॉपर्टीज सबकी याद कर लेना। अब प्रॉपर्टीज में एक कैच बताऊं, अब देखो यहाँ पे 7-8
रेज होती हैं, है ना, मतलब 7-8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव्स होती हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ, या नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज याद कर लेना, ठीक। कॉमन प्रॉपर्टीज यानी जैसे सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी तो होगी, क्या, वो सारी स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। और भी 2-4 कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, तो सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जरूर याद कर लेना, और एक आध एक्स्ट्रा याद कर लेना, ठीक है। तो जब एग्जाम में आएगा तुमसे दो प्रॉपर्टी पूछ रहा, दो प्रॉपर्टी किसी की भी हो तुम लिख दोगे, कॉमन है ना, तो किसी की भी पूछ ली जाए, तुम्हें स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी याद कर लेना, कुछ अलग भी याद कर लेना, ठीक। यूजेज याद कर लेना और इनकी रेंज, ठीक है, ये चीज़ें हैं, और हार्डली 2 दिन लगेगा तुम्हें करने में, आराम से हो जाएगा। एक चार्ट बनाना, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्या क्या चीज़ें हैं याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, ऑप्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 20 मार्क्स कवर करता है ऑप्टिक्स, इन वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला के, ठीक। अब यहाँ पे तो गिनती के बहुत कम टॉपिक लग रहे हैं, पर यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक। पर देखो जैसे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता ही था, हालांकि पिछले साल पैटर्न अलग था तो वो बात अलग हुई, पर जिससे पहले जितने की बार है हर साल ऑलमोस्ट 5 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा ही जाता है, या तो डायग्राम पूछ लेंगे, डेरिवेशन पूछ लेंगे, या न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, सब आता है इससे, ठीक। डायग्राम, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ठीक। और ये हमेशा याद रखना, ये अनसेड रूल है कि भाई डेरिवेशन अगर पूछ रहे हैं तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक। कोई ऐसे अलग से स्पेसिफिकली बोलेगा नहीं कि डायग्राम और डेरिवेशन दोनों बनाओ। तुमसे अगर माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन पूछ लें तो तुम्हें उसका डायग्राम भी बनाना है वहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर में जो माइक्रोस्कोप का डायग्राम था, ठीक। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन, मतलब वो डेरिवेशन हम लोगों ने करी हुई है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी भी डायग्राम, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसका भी डायग्राम, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये भी करना है, इंपॉर्टेंट है। रेनबो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें जितना दिया है बस यही करना है, सिर्फ डायग्राम करना है इसका, ठीक। डायग्राम भी मैं बता चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेनबो ये भी बता चुका हूँ, ठीक। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, यही सब टॉपिक्स हैं, यही चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हालांकि रे ऑप्टिक्स में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो मेजरली पूछा जाता है, मेजरली जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, ठीक, 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछा जाता है, वो ये सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं, क्रोमैटिक एब्रीवेशन, स्पेरिकल एब्रीवेशन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बट इतना ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, वो सब पढ़ लेना, ठीक। पढ़ना सब है, पर वही चीज़ है कि फोकस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जब मैं ये टॉपिक पढ़ूँ तो हाँ ये टॉपिक है, ठीक। तो ये जरूर पढ़ना और बाकी सब चीज़ें भी पढ़ना, ठीक। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे रिलेटेड डायग्राम, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब, ठीक। इससे रिलेटेड डायग्राम भी पूछा जाता है, डेरिवेशन भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, सब इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ छोड़ने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फिर आती है वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के गिनती के 3 पॉइंट है, मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स अगर अभी अपलोड हो जाएगा तो अभी तो मैं मिल जाएगा, अगर बाद में अपलोड होगा तो बाद में देख लेना। वेव ऑप्टिक्स, हाइजेंस वेव थ्योरी के तीनों पॉइंट बताए हैं, बहुत आराम से, बहुत सही से समझाए हैं, सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक। तो वो पढ़ लेना। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ वेव थ्योरी, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस वेव थ्योरी का एप्लीकेशन है, ठीक। इसका ये प्रूफ है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, ऑल्टरनेट करके देते रहते हैं, ठीक है। कभी इसका डेरिवेशन दे दी, कभी इसकी डेरिवेशन दे दी, कभी इसकी डेरिवेशन, कभी इसकी डेरिवेशन, ठीक। तो दोनों का डायग्राम प्लस डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं है, इसका न्यूमेरिकल नहीं है कुछ, बस ये तो मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मैंने इसको डिफ्रैक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक। जब डिफ्रैक्शन वाला लेक्चर होगा तो उसी में देख लेना, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में ही है, तो वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है, उसी में डिस्कस किया है मैंने ये, ठीक है। आगे देखो, फिर आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर।
अब इससे 7-8 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। 1 मार्कर 2 मार्कर भी बनते हैं, 3 मार्कर भी बनते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फिर क्योंकि ये नहीं मालूम होगा तो बाकी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू लैम्डा, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है एच अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक। यहाँ पे जो न्यू लैम्डा है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और ये लैम्डा नॉट है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, ठीक। ये सब रिलेशन अगर अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको बस थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना, वहाँ पे ये सब फॉर्मूलेज आएंगे, ये सब फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा बार यूज़ होंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल इससे काफ़ी पूछे जाते हैं, डेरिवेशन तो ऐसी कोई खास नहीं है, पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं। न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक। फिर आता है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ पढ़ लेना, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये ग्राफ जरूर पढ़ लेना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की डेरिवेशन, हाँ एक ये डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की डेरिवेशन है वो पढ़ लेना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक हाँ इसमें जितने भी न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ना वो इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही रिलेटेड आपके 90% न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इस पूरी यूनिट में। फिर आता है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक। मैटर वेव्स किसे कहते हैं, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक। डी ब्रॉगलीज वेव्स किसे कहते हैं। फिर आता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। आपका ये फॉर्मूला बनता था ना, P इक्वल्स एच अपॉन लैम्डा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पूछ ली जाएंगी। इसके ऑल्टरनेट फॉर्मूलेज वो जरूर पढ़ लेना, ठीक। मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में भी फॉर्मूला है ये वाला, तो पढ़ लेना, बुक में सारे फॉर्मूले दिए हैं इससे रिलेटेड। मतलब इसी को थोड़ा सा और डिराइव करके, डिराइव क्या करके मतलब अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, कभी मोमेंटम की जगह कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है अदर फॉर्मूले ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इसके अलग अलग फॉर्मूले भी हैं, वो सारे फॉर्मूले कर लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है 1 मार्कर में। मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ लिया मान लो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक। या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेवलेंथ से किस तरह रिलेटेड है, ऐसे पूछ लिया, तो 1 मार्कर क्वेश्चन है। और ये अगर तुम्हें पता होगा तो तुम लिख पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। इसमें कहानी लिखने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक। कि तुम्हें नहीं पता तुमने कुछ कहानी लिख दी, नहीं होगा, उससे तुम्हें नंबर मिलना ही नहीं है। इस पर अगर तुम्हें आंसर पता है तो हाँ नंबर मिलेगा, नहीं पता है तो नहीं मिलेगा, ठीक। कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो बस यही चीज़ है। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसकी थ्योरी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और उसका फॉर्मूला। रेडियस ऑफ ऑर्बिट किस तरह रिलेटेड है, मतलब रेडियस, एक ऑर्बिट की रेडियस उसके शेल नंबर से किस तरह रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि शेल नंबर है 3 और फिर वो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में जा रहा है तो रेडियस कितनी इंक्रीज हुई R1 R2 के बीच में, ठीक। तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। R1 की वैल्यू 3 दी है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें करके फॉर्मूले हैं, ठीक। इसकी पूरी थ्योरी है, इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है, ठीक, और उसी के रिलेटेड टॉपिक है, ठीक। तो ये पूरा पढ़ लेना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल होता क्या है, इससे रिलेटेड ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये सब बनाने को आ जाता है, तो जरूर पढ़ना, ठीक है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल टॉपिक्स हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इसके, ठीक है। स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा कुछ बड़े खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है
तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू क्या डिनोट कर रही है तो तुम निकाल लोगे। ठीक, मास डिफेक्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए तुम्हें, बाइंडिंग एनर्जी पता होना चाहिए कि होता क्या है। फिर पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनाइलेशन, सिंपल डेफिनेशंस हैं, आराम से एक बार दो बार पढ़ोगे समझ जाओगे। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन तुम बेसिक पढ़ते आ रहे हो 9-10 से, ठीक है। फिर एक चीज़ और है इसमें, एक रिएक्शन दोनों की याद कर लेना, एक फिजन की रिएक्शन याद कर लेना, एक फ्यूजन की रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। दोनों की एक एक रिएक्शन जरूर याद करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो तुम्हें रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि भाई क्या रिएक्शन है, एक रिएक्शन दोनों की देनी पड़ेगी, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या पढ़ना है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में 3 चीजें होती है ना, एक होता है मॉडरेटर, ठीक, एक होता है कूलेंट, एक होता है कंट्रोल रॉड, है ना, ये 3 चीजें होती हैं। तो इन तीनों के फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, और दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन इट, मतलब क्या पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि ये जो तीनों इसके कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं, ठीक, इन सब का काम क्या है, और कौन सा टाइप का मटेरियल यूज हुआ है इसमें, सस्ता मटेरियल यूज हुआ है कि महंगा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक। मतलब भाई कौन कौन से टाइप का मटेरियल यूज होता है इसमें, कैडमियम से क्या बनता है, ठीक, कूलेंट में क्या यूज होता है, ये सब चीजें पढ़नी है। बहुत बेसिक बेसिक 1 लाइनर 2 लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पढ़ लेना इससे। फिर आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबसे छोटी और सबसे प्यारी यूनिट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद सबसे छोटी यूनिट है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है, 7-8 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें नो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें बुक में कोई ना कोई ऐसी कोई दिख जाएगी पर कोई ऐसी खास डेरिवेशन नहीं है, ठीक, पढ़ने के लिए, मतलब एग्जाम में पूछी जाने वाली कोई खास डेरिवेशन नहीं है, कोई गिनती की एक आती होंगी, ठीक है, वो भी शायद इसमें डेरिवेशन नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। पहले वो होता था ट्रांजिस्टर वगैरह तो उसमें हो जाती थी, ठीक है, हालांकि अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब इसमें बेसिक है कि एनर्जी बैंड किसके क्या होते हैं, मेटल्स के, इंसुलेटर के, सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड बताओ, उनका डायग्राम बताओ, हाँ इसमें डायग्राम है थोड़े थोड़े, ठीक, उनका डायग्राम बनाना होगा। फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप के, पी टाइप के क्या होते हैं, इनका भी डायग्राम है, ठीक, इनके भी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेना, एन टाइप के एग्जाम्पल, पी टाइप के। इम्प्योरिटीज कौन कौन सी डाली जाती हैं सब में, ठीक है, इम्प्योरिटीज कितने टाइप की होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, उसके एग्जाम्पल, कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक, और भी चीज़ें। डोपिंग क्या होती है, 1 मार्कर में पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही आया, डायरेक्ट पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। अब बताओ, तुम्हें डोपिंग पता होगी तो बता दोगे, नहीं पता होगी तो नहीं लिख पाओगे, उसमें कोई तुम दुनिया भर की कहानी लिख नहीं पाओगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 3 मार्कर या 5 मार्कर में क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हो सकता है पूछ लें, फुल वेव का डायग्राम पूछ लें, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ, जो इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ बनता है, ठीक है, हाफ वेव का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, अगर याद हो तो हाफ वेव का ऐसा बनता है, ठीक है, आउटपुट वाला ग्राफ बता रहा हूँ, और फुल वेव का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ्स पढ़ लेना, उनके डायग्राम पढ़ लेना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है ये पढ़ लेना, एक रेक्टिफायर क्या होता है वो पढ़ लेना, फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग बेसिक सी चीज़ है, पढ़ लेना, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग पढ़ोगे तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, डिप्लीशन लेयर पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल बैरियर पढ़ना पड़ेगा, ठीक, ये सब डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल बैरियर, तो पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, तो तुम्हें पता होगा तो तुम लिख पाओगे, नहीं पता होगा नहीं लिख पाओगे, ठीक। फिर आते हैं एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना उसका, ठीक, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये तीनों टॉपिक, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक समझ लेना कि होता क्या है, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है।
लाइक बहुत डेप्थ में नहीं, पर एक बार रीड कर लोगे ना तुम ये तीनों टॉपिक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निपटा लोगे। क्वेश्चन मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई कौन सा डिवाइस है, ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जो मतलब लाइट सनलाइट लेता है, फिर उसमें जो भी उसमें ऐसा फॉरवर्ड बाइजिंग में आपका सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, रिवर्स बाइजिंग में सेमीकंडक्टर लगा है, फिर लाइट एमिट करता है या इलेक्ट्रिसिटी एमिट करता है, कुछ भी ऐसा कुछ करके लंबी सी स्टेटमेंट दे देंगे। तुम्हें डिवाइस रिकॉग्नाइज करना होगा, तो तुम्हें पता होगा कि एलईडी के क्या फंक्शन है, तो तुम रिकॉग्नाइज कर दोगे कि भाई ये एलईडी का फंक्शन ही है, एलईडी ऐसे करती काम, सोलर सेल ऐसे करती। तो वो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, इस यूनिट से, ठीक है। हाँ जी, तो यहीं तक थी कहानी। मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इस पर गौर करना, समझना, लिख लेना इसको एक कॉपी पेन में, ठीक, कॉपी पेन उठाना और एक अच्छी जगह पे लिख लेना, ताकि तब तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठो तुम्हें दिमाग में हो कि ये टॉपिक्स मेरे को बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी टॉपिक्स भी करने हैं पर ये टॉपिक्स भी अच्छे से करने हैं, ठीक है। इनका वेटेज है एग्ज़ाम में अच्छा खासा, ठीक। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ही ये है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नहीं कि ये पढ़ो तो बाकी छोड़ देना, ऐसा भी ना करना, ठीक है। और बाकी छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कत देंगे, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल्स में कभी दिक्कत देंगे या कहीं और एप्लीकेशन में दिक्कत देंगे, तो पढ़ लेना सब, ठीक है, सही से पढ़ना। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।